हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए इस वीडियो में प्रतिचयन प्रविधियों या सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है वो हमारे यूनिवर्सिटी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशनल रिसर्च जो कि फोर्थ पेपर है उसमें शामिल है। और साथ ही साथ ये अन्य यूनिवर्सिटियों के सिलेबस जो हैं एमएड के मोर और लेस सभी में ये चीज़ें हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में भी इस यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपको बता दें कि हमने अभी तक इस यूनिट में हमने पॉपुलेशन यानी जनसंख्या और जनसंख्या से प्राप्त किए जाने वाले प्रतिदर्श या सैंपल्स के बारे में पढ़ लिया है कि किसी जनसंख्या से हम सैंपल लेते हैं और उस सैंपल का जो है विश्लेषण उस पर अध्ययन करते हैं और प्राप्त निष्कर्ष जो हैं उसका सामान्यीकरण या उसका अनुमान हम पूरी जनसंख्या के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है ना। आइए आज हम ये समझते हैं कि हम अपनी जनसंख्या से किस प्रकार से सैंपल को निकालेंगे या कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सवाल यही उठता है कि हम जनसंख्या से किस प्रकार से सैंपल को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आप अभी तक ये समझ चुके हैं कि किसी भी अनुसंधान में, किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया में हमें हमारे पास पूरी जनसंख्या होती है। जनसंख्या में विभिन्न इकाइयाँ होती हैं और इन इकाइयों से हम जो है पूरी जनसंख्या के बारे में कुछ अगर हमें अध्ययन करना है तो इतनी बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करना एक साथ संभव नहीं होता है। इसलिए हम इनमें से कुछ सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं जो कि जो सैंपल इस पूरी जनसंख्या का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। और इसी सैंपल पर हम कोई भी सांख्यिकीय विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालते हैं और इस प्राप्त निष्कर्षों के द्वारा हम इस पूरी जनसंख्या के लिए अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और निष्कर्ष को इस पर जनसंख्या पे सामान्यीकृत करते हैं। बात समझ में आ गया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस जनसंख्या से, जो हमारी ये जनसंख्या है, इस जनसंख्या से हम ये प्रतिदर्शों को किस प्रकार से अलग करेंगे, कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं और ये विचार हमें करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, हम कभी भी पूरी जनसंख्या से, जो हमारा ये पूरी जनसंख्या है, ठीक है, उससे हम ये सैंपल निकाल रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो हमारा सैंपल है वह इस हमारी पॉपुलेशन का पूरी तरीके से जो है का प्रतिनिधित्व करे, यानी रिप्रेजेंट करे पूरी तरीके से हमारी पॉपुलेशन को। कहने का मतलब ये है कि जितने भी गुण, जो गुण हमारी जनसंख्या में हैं वही गुण हमारे द्वारा प्राप्त किए गए सैंपल में भी होने चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे सैंपल पर जो भी हम सांख्यिकीय विश्लेषण कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से हमारी जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाने में असफल रहेंगे, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा प्रतिदर्श, हमारा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी दे। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमने ये जो पॉपुलेशन हमने ली, किसी राज्य से, हमने किसी राज्य के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के बारे में कोई अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये जो सैंपल है ये माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का है, ठीक। अब ये विद्यार्थी हमने यहाँ पर जो हमने पॉपुलेशन हमारी है, पूरे पॉपुलेशन क्या हो गई, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हुए पॉपुलेशन में, ठीक है, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हुए। लेकिन हमने जब सैंपल निकाला तो सैंपल हमने निकाल लिया केवल और केवल जो शहर में, शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी हैं उसको हम सैंपल के रूप में निकाल रहे हैं। तो क्या
शहरी स्तर के माध्यमिक विद्यार्थी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, क्या वो एक ही प्रकार की उनकी शैक्षिक स्थिति परिस्थिति होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने शहर के विद्यार्थियों से माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को लिया है, तो ये उस राज्य की पूरी जनसंख्या का जो है, जो कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों का, उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने इसमें ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं किया है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, यानी पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर समझेंगे। तो प्रतिचयन प्रविधियों को, यानी कि सैम्पलिंग टेक्निक को, सही टेक्निक को चुनने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो भी सैंपल चुने वो हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो आशा है कि उचित प्रतिनिधित्व, ये जो शब्द है, इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कभी भी हम सामाजिक या व्यवहारिक विज्ञान जो है उनके बारे में जब भी हम कोई अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो जनसंख्या, हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो विषम जातीय होती है। ठीक है, विषम जातीय का मतलब कई तरह के, इसमें कई तरह की अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। ठीक है ना, अब इस स्थिति में जो हम प्रतिदर्श या सैंपल जो चुनने वाले हैं उसका चयन कठिन हो जाता है, और कठिन हो जाता है, और ऐसे उसमें भी हमें ऐसे सैंपल को चुनना है जो कि पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। ठीक है ना, अब इस स्थिति में हम क्या चाहेंगे, हम ऐसे सैंपल को चुनना चाहेंगे जो कि सांख्यिकीय दृष्टि से, स्टेटिस्टिकली जो है, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए एक हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं अनियमितीकरण या रैंडमाइजेशन। यादृच्छिकरण, अनियमितीकरण या रैंडमाइजेशन कहते हैं, अनियमित प्रतिदर्श कहते हैं। तो ये रैंडमाइजेशन या अनियमित प्रतिदर्श कैसे हम चुनेंगे, तो रैंडमाइजेशन या अनियमितीकरण की प्रक्रिया द्वारा चुनेंगे। ये अनियमितीकरण क्या होता है? ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो इसी को समझने की जरूरत है कि अनियमितीकरण होता क्या है, और यह अनियमितीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जब हम सैंपल चुनते हैं तो वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें अनियमितीकरण को पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए, अनियमितीकरण या यादृच्छिकरण, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन क्या होता है? जब भी हम संपूर्ण जनसंख्या से सबसे अधिक जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिदर्श छांटना हो, तो उस स्थिति में हम अनियमितीकरण की विधि का उपयोग करते हैं, और ये सरल और वस्तुनिष्ठ विधि है। ठीक है, अगर हम इस तरह से समझें कि जब हम जनसंख्या से इस प्रकार से कोई प्रतिदर्श चुने, कि उस प्रतिदर्श में जनसंख्या की हर एक इकाई के सम्मिलित होने की संभावना हो हमारे सैंपल में। ठीक है, तो तब ये कहा जाएगा रैंडमाइजेशन या अनियमितीकरण। यानी कि आप कहीं जाते हैं और बिना कुछ सोचे, बिना विचार किए, हम जब कुछ लोगों को हमें चुनने के लिए दे दिया गया है ना, जैसे हमारे पास टीम है, हमें टीम बनानी है। ठीक है, किसी चीज़ की टीम बनानी है, और हम चाहते हैं कि उसमें हम अपने विचारों को सम्मिलित न करते हुए रैंडमली कुछ लोगों की टीम बनाएं। तो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे, उनको कुछ मूलभूत विचारधाराओं के आधार पर कुछ लोगों को चुन लेंगे और कहेंगे ये हमारी टीम में लोग सम्मिलित होंगे। तो ये क्या हो गया, हमने अपनी विचारों को उसमें ध्यान में नहीं रखा है। ठीक है, तो रैंडमाइजेशन का मतलब ही होता है कि जनसंख्या से इकाइयों का चयन इस प्रकार से किया जाए कि प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चयनित होने की प्रायिकता समान हो। अब यहाँ पर रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया को देखने के लिए प्रायिकता देखना पड़ता है कि जो हम सैंपल चुन रहे हैं उसमें सभी इकाइयों के सम्मिलित होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, जिस की प्रायिकता सबसे अधिक होगी
वही जो है सैंपल में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो रैंडमाइजेशन का मतलब होता है कि जनसंख्या से इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जाए कि प्रत्येक इकाई के जो है प्रतिदर्श में चयनित होने की प्रायिकता एक समान हो। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो इसे कहेंगे हम रैंडमाइजेशन। अब करेंगे कैसे, सवाल ये उठता है कि अब ये तरीका कैसे करेंगे। तो सोचिए, रैंडमाइजेशन का मतलब हम अपने विचारों को उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जैसे हम टॉस करते हैं, जब टॉस किया जाता है कि कौन प्लेयर पहले खेलेगा, तो टॉस में क्या होता है, सिक्के पर निर्भर करता है। ठीक है ना, सिक्का जिधर आएगा वो वो पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो टॉस किया जा रहा है, क्या इस टॉस में दोनों ही पक्षों के बैटिंग या बॉलिंग करने की प्रायिकता क्या है, एक समान है। ठीक है ना, तो इसलिए ये एक अनियमितीकरण या रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया कही जाएगी। ठीक है ना, तो कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ विधियां भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लॉटरी विधि, लॉटरी विधि, लॉटरी विधि से कैसे, लॉटरी विधि का मतलब जिन हम कुछ लॉटरी निकालते हैं, है ना, कुछ लॉटरी निकालते हैं और अपने जनसंख्या में इसको वितरित कर देते हैं। ठीक है, और जैसे वितरित करेंगे, वितरित करने के बाद उनमें से लॉटरी का नंबर कुछ होता है। ठीक है, कुछ पर्चियों पर जिनको सम्मिलित करना होता है लॉटरी में, जिसके पास वो नंबर आएगा वो जनसंख्या में सम्मिलित हो जाएगा। इस तरह सिक्के उछालने की बात की गई, टॉसिंग कॉइन्स, सिक्का उछालते हैं, जो जनसंख्या में जो व्यक्ति सही पक्ष में जिसके जिसके पक्ष में सिक्का आएगा वो सम्मिलित कर लिया जाएगा। सिक्के उछालकर, पासा फेंक कर, इसी तरह आंखों पर पट्टी बांधकर। ठीक है, आंखों में पट्टी यानी कि इसमें अनुसंधान करता आंखों में पट्टी बांधता है और लोगों अपने बिना कुछ सोचे लोगों को चयनित कर लेता है। ठीक है ना, तो ये जो हो गया आंखों में पट्टी बांधकर। और सबसे प्रमुख जो विधि है, सबसे प्रमुख विधि है जो रैंडमाइजेशन की, उसको कहते हैं टिपिट तालिका। इस टिपिट तालिका को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसका नाम याद रखिए, टिपिट तालिका या टिपिट टेबल के द्वारा अनियमितीकरण जो है हम करते हैं। ठीक है ना, तो अनियमितीकरण का मतलब लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, फायदा क्या क्या होता है इससे। ठीक है, तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि रैंडमाइजेशन के द्वारा हम ये देखते हैं, हमें ये फायदा मिलता है कि जनसंख्या के जो हर एक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, यानी सबकी संभावना होती है कि वो प्रतिदर्श में शामिल हो जाएं, सबकी प्रायिकता एक समान होती है। दूसरा फायदा ये होता है, दूसरा लाभ ये है कि किसी एक इकाई का चयन हम जब करते हैं तो वो किसी दूसरी इकाई के चयन में बाधक नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है कि एक इकाई का चयन हमने कर लिया तो उसकी वजह से किसी दूसरी इकाई के चयन में बाधा पहुंचे। ठीक, तो दूसरा फायदा ये भी हो जाता है। साथ ही साथ ये काफ़ी सरल विधि है, सुगम है, सरलता से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तीसरा फायदा ये है कि इसमें जो शोधकर्ता है, जो अनुसंधान करता है, उसके व्यक्तिगत विचार जो है वो इसमें शामिल नहीं होते, है ना, क्योंकि वो तो अंदाजे से चयन कर रहा है ना, उसके खुद के विचार जो है अनुसंधान में जो सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं उसमें शामिल नहीं होते हैं, यानी बायसनेस जो है वो खत्म हो जाती है, व्यक्तिगत कल्पनाओं का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। तीसरा और चौथा इसमें विशेष फायदा ये है कि जनसंख्या से जो हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं वो है ना, ऐसा कहा जा सकता है कि वह लगभग पूरी तरीके से उस पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये रैंडमाइजेशन के जो है फायदे होते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो अनियमितीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, तरीका है, जिसके द्वारा हम एक सही सैंपल को जनसंख्या से चुन सकें। ठीक, अब आते हैं और समझते हैं कि इसकी विधियां जो भी हैं, इन विधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो तरीके के न्यायादर्श या प्रतिदर्श होते हैं। ठीक है, जब हम कभी प्रतिदर्श छांटते हैं तो छांटने के लिए हमें दो विधियों को देखने को मिलता है। ठीक,
उन विधियों को हम यहाँ नाम देख सकते हैं, संभाव्य प्रतिदर्श या न्यादर्श, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपल, और असंभाव्य प्रतिदर्श या जिसको कहेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक है, दो तरह की विधियां हैं जिसके द्वारा हम उचित प्रतिनिधित्व करने वाला सैंपल छांट सकते हैं। ये दो बात, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं कि ये है क्या आखिर। ठीक है, संभाव्य न्यादर्श या प्रतिदर्श, सैंपल को न्यादर्श या प्रतिदर्श दोनों ही कहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है। जीसी हेल्मेस्टर कहते हैं कि संभाव्य न्यादर्श उसे कहते हैं जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को न्यादर्श में सम्मिलित होने या चयन किए जाने की संभावना रहती है। यानी कहने का मतलब कि ये तो रैंडमाइजेशन वाली ही बात हो गई, अर्थात संभाव्य या प्रतिदर्श न्यादर्श में हम रैंडमाइजेशन या अनियमितीकरण की प्रक्रिया करते होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, संभाव्य न्यादर्श यानी कि रैंडमाइजेशन विधि द्वारा चुना गया प्रतिदर्श, संभावना बनी रहती है। आगे बोलते हैं कि एक सदस्य दूसरे सदस्य पर कोई बाधक नहीं रहता है, प्रत्येक सदस्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहते हैं, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहते हैं कि वो पॉपुलेशन के अपने सैंपल में जो है चुने जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है ना। अब एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ समझ लेते हैं कि ये जो रैंडमाइजेशन या संभाव्य न्यादर्श है वो दो सिद्धांतों पर आधारित है। उन सिद्धांतों को बड़े ही शॉर्ट में हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो क्या है, वो है सांख्यिकीय नियमितताओं का सिद्धांत, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। इसका मतलब ये है कि इस नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में संभाव्य नियम निहित होता है कि जैसे यदि एक छोटे प्रतिदर्श को या न्यादर्श को अनियमितीकरण या रैंडमाइजेशन विधि द्वारा चयन किया जाता है तो वह जनसंख्या का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करता है, और ऐसे प्रतिदर्श से जो प्राप्त परिणाम हैं उनका सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। और न्यादर्श, जो हमारा न्यादर्श या प्रतिदर्श है, उसका सांख्यिकीय आधार पर जनसंख्या के मानकों का अनुमान लगा सकते हैं। समझ में आया ना। तो सांख्यिकीय नियमितता का सिद्धांत यही कहता है कि जो हमारा सैंपल है अगर उसको रैंडमाइजेशन या अनियमितीकरण विधि द्वारा चुनते हैं तो वह जनसंख्या का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो बड़े न्यादर्श की शक्ति का सिद्धांत, बड़े न्यादर्श की शक्ति का सिद्धांत। तो बड़े न्यादर्श की शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि अगर हम जनसंख्या से बड़ा न्यादर्श चुनते हैं, ठीक है, किसी जनसंख्या से बड़ा न्यादर्श या प्रतिदर्श चुनते हैं, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है किसका, जनसंख्या का। ठीक है, हमारी जनसंख्या से हम जो भी सैंपल चुनेंगे वो सैंपल का अगर साइज बड़ा है, ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व जनसंख्या का करता है। ठीक है ना। कैसे, आप ये देखिए कि किसी जनसंख्या का अगर हम मध्यमान निकालें तो उस मध्यमान की जो प्रामाणिक त्रुटि होती है वो होती है सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये मध्यमान की प्रामाणिक त्रुटि है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, समझ में आ गया। अब आप ये सोचिए कि कैसे ये हो सकता है। तो ये यहाँ पर सिग्मा का मतलब है प्रामाणिक विचलन, ये ऊपर जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और नीचे क्या है, अंडर रूट सैंपल साइज यानी सैंपल की संख्या n है। अगर सोचिए n का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो ये जो एरर है ना, मध्यमान का जो प्रामाणिक त्रुटि है वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये देखिए हर के जगह पे है ना,
डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वाला नंबर जब हम बढ़ाते जाएंगे, यानी हर की संख्या को बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो त्रुटि है, ये त्रुटि और भी कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि अगर हम जनसंख्या से बड़ा सैंपल चुनते हैं तो बड़ा सैंपल जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक त्रुटि का मान जो है वो कम होता जाता है, ठीक है। आशा है बात समझ में आई होगी, है ना। तो अब आप समझ देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदे हैं। तो आपने ये देखा, 2-3 चीज़ें तो यही देख लिया आपने, है ना। फ़ायदे क्या क्या हैं? फ़ायदा ये है कि जब भी हम जनसंख्या से प्रतिदर्श को चुनते हैं, देखिए विशेषता ये है कि जब भी हम प्रतिदर्श को चुनते हैं किसी जनसंख्या से संभाव्य प्रतिदर्शों में, तो हर एक इकाई के चयन किए जाने की संभावना है यहाँ पर, ठीक है ना। हर एक इकाई के चयन किए जाने की संभावना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि ये जो है कोई एक इकाई जनसंख्या से अगर चुनी जा रही है, कोई एक इकाई जनसंख्या से अगर चुनी जा रही है सैंपल में, ठीक है, तो वह इकाई का चयन किसी दूसरी इकाई के चयनित होने में बाधक नहीं होता है। दूसरा फायदा ये हो गया, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है कि ये एक सांख्यिकीय दृष्टि से बहुत ही रैंडमाइजेशन, ये संभाव्य न्यायाधीश जो होते हैं सांख्यिकीय दृष्टि से बड़े ही उचित प्रतिदर्शों को या सैंपल को देते हैं, जो कि जनसंख्या का अच्छे से अच्छे तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ संभाव्य न्यायाधीश द्वारा जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो जो प्राप्तांकों का वितरण है वो सामान्य होता है, यानी सामान्य प्रायिकता वक्र पे ये जो है सही तरीके से जो है फिट बैठते हैं, सही होते हैं, ठीक है। इसमें अनुमानात्मक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जो इस संभाव्य न्यायाधीश में जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे उसका सामान्यीकरण जो है बहुत ही सही तरीके से, अच्छी तरीके से जो है किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहे हमारे संभाव्य न्यायाधीश की विशेषताएं और हुआ संभाव्य न्यायाधीश। आइए अब समझते हैं असंभाव्य न्यायाधीश क्या होता है। देखिए नाम ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ अब पहले देख लेते हैं कि संभाव्य न्यायाधीश के प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से हम जो है संभाव्य न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं। अच्छा एक बात और जान लीजिए कि इनके बारे में हम एक एक करके अगली वीडियो में हम सभी संभाव्य और असंभाव्य न्यायाधीशों के ये जो प्रकार हैं इसके बारे में अगली वीडियो में हम विस्तार से एक एक के बारे में समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप नाम को समझ लीजिए। तो संभाव्य न्यायाधीश के यहाँ पर 6 प्रकार हैं। एक सरल या रैंडम प्रतिदर्श जिसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। दूसरा है क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श जिसे सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तीसरा है स्तरीकृत वर्गबद्ध रैंडम प्रतिदर्श जिसे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। चौथा हमारा हो गया बहुस्तरीय रैंडम प्रतिदर्श जिसे मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद बहुरूपी रैंडम प्रतिदर्श जिसे मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। और छठा है हमारा समूह रैंडम प्रतिदर्श जिसे क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये 6 प्रकार के संभाव्य प्रतिदर्श या न्यायाधीश के प्रकार होते हैं और इनको हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे। आइए अगले प्रकार पर चलते हैं जो कि है हमारा असंभाव्य न्यायाधीश या प्रतिदर्श। तो नाम ही उल्टा है ना, विपरीत है। संभाव्य का विपरीत असंभाव्य, ठीक है। तो जो विशेषताएं उसमें थी वो इसमें नहीं रहेंगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जब हम कोई भी प्रतिदर्श इस प्रकार से चुनते हैं जिसमें जनसंख्या के हर एक सदस्य के प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात नहीं होती है, असंभाव्य प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि ज्ञात नहीं होने का मतलब क्या है कि कोई यह फिक्स नहीं होता कि हर एक जो है प्रतिदर्श हमारी जनसंख्या में सम्मिलित हो ही जाएगा, उसकी कोई संभावना हमें ज्ञात नहीं होती है। संभावना होने का मतलब यही है कि इसमें प्रतिदर्श जो हमारा अनुसंधान करता होता है वो अपने विचारों का प्रयोग करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए किसी निश्चित सोच या विचार के साथ जनसंख्या से सैंपल को चुनता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? तो तब हम उस स्थिति में उसको कहेंगे असंभाव्य प्रतिदर्श या न्यायाधीश, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि चयन में संभावना का कोई स्थान नहीं होता है,
अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता या इच्छा अनुसार कुछ सदस्यों को प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लेता है, तो हम इसको कहेंगे असंभाव्य प्रतिदर्श या न्यादर्श। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक जनसंख्या है, कुछ भी हम चलिए यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, कुछ वृत्त हैं, यहाँ पर 4 वृत्त हैं, त्रिभुज हैं, है ना, 2 त्रिभुज हैं, चतुर्भुज है, यहाँ पर 2 मान लीजिए 3 चतुर्भुज हैं। तो हम पहले से सोच लेंगे कि इस, अब जो भी आप इसको मान लें, इस जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या से हमें एक सैंपल लेना है। अब इस सैंपल में से हम अपने पहले से विचार कर लेंगे कि हम जो सैंपल लेंगे उस सैंपल में 2 वृत्त होने चाहिए, 1 चतुर्भुज होना चाहिए, या 2 चतुर्भुज होना चाहिए, 1 त्रिभुज होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 वृत्त ले लिया, 2 चतुर्भुज ले लिया और 1 त्रिभुज ले लिया। ये क्या है, ये हमारा एक सैंपल हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो प्रतिदर्श चुना है, इस प्रतिदर्श में जो भी चीज़ें, जो भी इकाइयाँ हमने शामिल की हैं, उसको सोच समझ के शामिल किया है कि 2 वृत्त हैं, 2 चतुर्भुज हैं, 1 त्रिभुज है। तो ये सोच समझ के किया गया है, यानी कि हर एक इकाई के चयन होने की यहाँ पर संभावना हमें पता नहीं है, हम तो पहले से ही हम सोच समझ के कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी प्रायिकता, संभावना का यहाँ पर अर्थ प्रायिकता है। ठीक है, यानी कि हर एक इकाई के चयन होने की जो प्रायिकता एक समान नहीं है, और इसमें रैंडमाइजेशन या अनियमितीकरण या यादृच्छिकरण विधि का भी प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए यह असंभाव्य प्रतिदर्श यानी आदर्श कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कुछ सदस्यों को अनुसंधान करता अपने मन से सम्मिलित कर ले तो वह असंभाव्य आदर्श कहलाएगा। विशेषताएं क्या हो जाएंगी, तो विशेषताएं वही हैं जो कि इसकी विपरीत है। विशेषताएं यही है कि इसमें ये क्या है, इसमें कुछ विचार पहले से हम कुछ सोच समझ के कार्य करते हैं, सोच समझ के पहले से ही अनुसंधान करता है, कुछ अपनी विचारधाराओं के अनुसार, अपनी सोच, अपनी इच्छा के अनुसार चयन करता है। पहली विशेषता तो यही हो गई। ठीक है ना, दूसरा क्या है कि इसमें जनसंख्या और प्रतिदर्श एक ही होते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो जनसंख्या है वही हमारा प्रतिदर्श भी अक्सर हो जाया करता है। ठीक है, इसलिए प्रतिदर्श का चयन, और दूसरी बात प्रतिदर्श और का चयन करना क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्योंकि हम अपने मन से कुछ सोचे समझे लोगों का ही चयन करेंगे अपने सैंपल में, तो सरल ही है। ठीक है, जनसंख्या का वितरण स्वतंत्र होता है इसमें, यानी कि इसमें सामान्य प्रायिकता वक्र के अनुसार जो है वितरण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, प्राप्तांकों का वितरण किसी प्रकार का हो सकता है, और जाहिर सी बात है कि हम इसमें अपने मन से कुछ चुन रहे हैं पॉपुलेशन से प्रतिदर्श को, तो इसका मतलब इसमें समय, धन, मेहनत या श्रम के साथ कम समय, कम धन और कम मेहनत के साथ जो है सफलतापूर्वक हम इसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे परिणाम हैं वो भी, उसमें कुछ विशेष जो है जोखिम नहीं होता है। ठीक, तो ये हमारा असंभाव्य प्रतिदर्श की विशेषताएं या हो गई। ठीक है ना, हानियां भी यही है, सबसे बड़ी हानि तो देखिए यही है इसकी, ये जनसंख्या का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और इसके द्वारा जो भी निष्कर्ष मिलेंगे हमें, हम पूरी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरी जनसंख्या पर इसको सामान्यकृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई न्यूज़ रिपोर्टर जो है न्यूज़ कवर करने के लिए जाता है, उसके सामने जो भी व्यक्ति मिल जाता है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है, वही उसके सर्वे में शामिल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये एक असंभाव्य प्रतिदर्श है। वो देखता है कि हाँ ये व्यक्ति है, चुनाव वोट दे के आ रहा है, इससे चल के बात करते हैं, तो उसने कुछ वो सोचा कि ये वोट दे के आ रहा है, इसी से हम चल के बात करेंगे। ठीक है ना, जो वोट नहीं दिया उससे बात नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक असंभाव्य प्रतिदर्श का ही उदाहरण हो गया। ठीक है ना, आगे हम इसके प्रकारों की भी चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, सीमाएं देखिए, यही सीमाएं आ गई कि ये अपनी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, इनका सामान्यकरण नहीं किया जाता है, और सांख्यिकी प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस पर परासांख्यिकी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इसकी सीमाएं हो गई। अब आते हैं असंभाव्य न्यायादर्श के प्रकार। प्रकार कितने टाइप के होते हैं इसको भी देखिए हम अगले ही वीडियो में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर केवल नाम जान लेते हैं। तो देखिए निम्नलिखित प्रकार का होता है, पहला नियतांश या संपूर्ण प्रतिदर्श, जिसे हम कोटा सैंपलिंग कहते हैं। दूसरा आकस्मिक प्रतिदर्श या एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपलिंग,
चौथा हमारा सोद्देश्य या उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, जिसे पर्पजिव सैम्पलिंग कहते हैं। पांचवा हमारा चौथा हमारा है निर्णित प्रतिदर्श, जिसे हम जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। और पांचवा हो गया हमारा हिम बिंदुक प्रतिदर्श, हिम बिंदुक या स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा हो गया उपलब्ध प्रतिदर्श या अवेलेबल सैम्पलिंग। तो ये हमारे जो है 6 प्रकार के 6 प्रकार के यहाँ पर प्रतिदर्श जो कि असंभाव्य प्रतिदर्श हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो आशा है आज हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा। हमने संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्श असंभाव्य और असंभाव्य प्रदर्शनों के बारे में समझा है। संभाव्य प्रदर्शनों में चयन की प्रक्रिया रैंडमाइजेशन के बारे में हमने समझा है, ठीक है ना। अब इसके जो संभाव्य और असंभाव्य आदर्श के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों को हम अगली वीडियो में एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए, आपके सिलेबस के अनुसार कंटेंट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये चीज़ें पहुंच सकें, है ना। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।